हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही आपको ज्ञान मिलने वाला है। मेरा वादा है आपसे, अगर आप इस लेक्चर को पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे, तो एंड में आप यही कहेंगे कि वाकई हमें अलग और बहुत बहुत ज्ञान मिला और कुछ अलग मिला जो अभी तक हम नहीं जानते थे। ठीक है, ये बच्चों मेरा वादा है आपसे। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और अगर आपको बाद में ऐसा लगता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो ऐसा ये बोल रहे थे सर, तो आज के बाद मेरा चैनल आप देखना भी मत। ठीक है, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता मैं आपसे। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो हम इलेक्ट्रोसिटीज का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज से हमारा इलेक्ट्रोसिटीज के चैप्टर 2 का सफर शुरू होगा। तो बच्चों, दो तरीके हैं बच्चों फिजिक्स पढ़ने के। और यूं कहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के दो तरीके हैं। कोई भी चीज पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला, कि जैसे आप बुक में पढ़ रहे हैं, एज इट एज आप डेफिनेशंस और वो सब रखते चले जाएं। और एक तरीका यह होता है बच्चों कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको आप उस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें कि मेरे हिसाब से ये जो चीज है ये है, और मैं इसको जब एक्सप्लेन करूंगा तो इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो वो चीज होती है कि आपने उस चीज को ढंग से अच्छी तरीके से सीखा है, जाना है, समझा है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वैसे नहीं पढ़ाना चाहता, वो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। मैं कोई नया काम नहीं करूंगा। मैं आपको आज के इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट आई क्यों थी। मीन्स कुछ तो वजह रही होगी ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया होगा उसको कोई भगवान जी ने सपना दे दिया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर दो कल। सोचने वाली बात है। मतलब फिजिसिस्ट लोग हैं, उनके कुछ तो उन्होंने लॉजिक लिया होगा ना कि भाई हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की एक क्वांटिटी है और ये डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे हों, तो वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात की थी और मैंने आपको वहां इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का लॉजिक भी दिया था कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपको डिफाइन क्यों किया गया था। आपको ध्यान हो तो ठीक है ना। तो हर चीज के पीछे बच्चों कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि ये चीज इसलिए डिफाइन की जा रही है, ये चीज इसलिए फिजिक्स में आ रही है। तो एक तो हम ये पता करेंगे कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की ये जो क्वांटिटी है ये क्यों आई। दूसरा बच्चों, हम बात करेंगे कि वर्क क्या है। ठीक है, अब आप कहेंगे लो जी, वर्क भी कोई बड़ी बात है। हाँ तो बच्चों, मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हैं कि वर्क भी कोई बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वर्क भी कोई बड़ी बात है, वर्क तो एफ एस कॉस थीटा होता है। नहीं नहीं बच्चों, मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला कि वर्क एफ एस कॉस थीटा होता है। मुझे पता है आप वो अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, मैं आपको जो बताऊंगा वो आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। और आप यकीन मानिए, आप ये कहेंगे कि हाँ, ये बात हमको आज से पहले नहीं पता थी। मैं आज आपको जब वर्क की बात कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये समझाऊंगा कि फिजिक्स में एक्चुअली वर्क है क्या चीज। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, हम थोड़ा सा एनर्जी की बात करेंगे और उसके बाद हम वर्क और एनर्जी में जो लिंक होता है, वर्क और एनर्जी में जो रिलेशन है, हम उस पर बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि यार चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और सर वर्क, एनर्जी, इन सब की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं बच्चों। अब मेरे जितने भी मैंने ये सारे क्वेश्चंस हैं आज के इस लेक्चर में, मैं आपको इन सब के जवाब देकर जाऊंगा और सबको ये आपको समझा के जाऊंगा कि ये चीज है क्या। समझ रहे हैं आप। तो अब आप सोच रहे होंगे ना कि भाई सर चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस और सर वर्क, एनर्जी के पोटेंशियल ये सब क्यों आए, कैसे आए, इसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं जब इतना बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आ रही है ना। ये इस पर हम बात करेंगे पहले, है ना। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि शायद आपको ना मालूम हो कि फिजिक्स में
most of the situations, most of the phenomena, and most of the numerical problems can be solved by two ways, एंड यू कैन से बाई टू मैथड्स। ठीक है, तो फिजिक्स में कोई भी, जैसे आप लोगों ने, हो सकता है जो बच्चे जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सारी, उनके माइंड में सारी फिजिक्स घूमती रहती है प्रेजेंट में, है ना। अब जैसे 12th का बच्चा है, उसे 12th की पूरी फिजिक्स नहीं पता, ठीक है, 11th की भी सो ही रहती है, क्लियर। तो आपको आपने, लेकिन थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा फिजिक्स में बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल, मतलब नॉट कोई भी, मतलब मोस्ट ऑफ दी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन बाय टू मेथड्स। फिजिक्स में कोई भी फिनोमेना, मोस्ट ऑफ दी फिनोमेना या मोस्ट ऑफ दी न्यूमेरिकल्स को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड होती है बच्चों फोर्स मेथड, और दूसरी मेथड होती है बच्चों एनर्जी मेथड, ठीक है। कहने का अच्छा, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड, मतलब दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों से जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है। मान लो एक्स आंसर आ रहा है, तो फोर्स मेथड से भी एक्स आंसर आएगा और एनर्जी मेथड से भी एक्स आंसर आएगा, क्लियर। तो मैं किसी भी क्वेश्चन को दो वेज में कर सकता हूं, मतलब मैं उसी क्वेश्चन को फोर्स मेथड से भी कर सकता हूं और उसी क्वेश्चन को मैं आपका एनर्जी मेथड से भी कर सकता हूं। अब मैं बच्चे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि हम एक मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस को टू, मतलब दो मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि हम एक बॉल को, अर्थ पर एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो भाई आपसे पूछा किसी ने कि भाई बताओ, एक्सप्लेन करो कि ये क्यों मतलब नीचे गिर रही है ना। तो एक तरीका तो बच्चों, अगर हम फोर्स मेथड के तरीके से, फोर्स मेथड से एक्सप्लेन करते हैं, तो फोर्स मेथड का मतलब है बच्चों कि थिंक इन टर्म्स ऑफ फोर्सेज। अगर हम फोर्स मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो हमको फोर्सेज के टर्म्स में सोचना है कि उस बॉडी पर कौन सा फोर्स लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो अब मैं फोर्स मेथड से उस चीज को अगर एक्सप्लेन करता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि अर्थ इस बॉल पर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और जिस वजह से वो फोर्स पर, वो अर्थ पर जो है ड्रॉप हो रहा है बॉल, ठीक है। तो ये तो हो गई फोर्स मेथड। अब उसी चीज को अगर मैं एनर्जी मेथड से एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कहूंगा कि कोई भी बॉल अगर h हाइट पर है तो उसमें mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है मींस उसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, भाई अर्थ के सरफेस पर जीरो होती है और h हाइट पर mgh होती है। और बच्चों ये आपको शायद पता होगा या नहीं भी पता हो तो, कि इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी की, हर एक सिस्टम की ये टेंडेंसी होती है कि हर बॉडी, हर सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो अगर मैं उसी बात को, उसी फिनोमेना को एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूं तो मैं कहूंगा कि वो बॉल इसलिए नीचे गिर रही है जिससे कि उसकी एनर्जी मिनिमम से मिनिमम हो जाए, मींस वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहती है, और जब तक गिरती है जब तक कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं हो जाती और अर्थ के सरफेस पर आके वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने एक ही फिनोमेना थी और एक ही फिनोमेना को मैंने फोर्स के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया और उसको एनर्जी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया। तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फोर्स मेथड एंड एनर्जी मेथड। तो बच्चों ये समझिए अब आप कि अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। आज आपको ये भी बता देता हूं कि वो दो चैप्टर हैं क्या चीज, है ना। मैं बच्चों आपको कुछ ना कुछ नया ही दूंगा, बाकी जो आप जो जो मिलना है वो तो जनरली वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैं कुछ नया काम नहीं करूंगा, मैं तो आपको कुछ ना कुछ नया देने आया हूं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों आज इन दोनों चैप्टर का आपको मीनिंग समझा देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो चैप्टर में एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसको दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो हमें बच्चों स्टडी करनी है
मतलब चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना फिनोमेना होंगी और उन फिनोमेना की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। और बच्चों जब हम किसी भी फिनोमेना की स्टडी करते हैं तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो मेथड हैं, वी हैव टू टूल्स ओनली। भाई हम किसी भी फिनोमेना को जब एक्सप्लेन करेंगे तो या तो हम फोर्सेस के टर्म्स में सोचेंगे या फिर एनर्जी के टर्म्स में सोचेंगे। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, फर्स्ट चैप्टर आपने किया होगा, फर्स्ट चैप्टर्स के मेरे वीडियो हैं, आप उन्हें भी देखेंगे, देख सकते हैं, है ना। तो आपने वहां पर गौर किया होगा, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और उस चैप्टर में थ्रू आउट द फर्स्ट चैप्टर दो ही चीजें चलती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। क्लियर। तो वहां हम जो भी बात कर रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात कर रहे थे, जो भी वहां बात हुई थी वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात हुई थी, और दैट इज कॉल्ड फोर्स मेथड। कहने का मतलब आप समझ रहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, और उस ब्रांच की हमको स्टडी करने के लिए दी गई। तो हम पहले किस नजरिए से उसकी स्टडी कर रहे हैं, फोर्सेज के नजरिए से, फोर्स के टर्म्स में उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों ये समझिए आप कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड फील्ड में, वो सब हम कौन सी मेथड से कर रहे थे, फोर्स मेथड से कर रहे थे। अब बच्चों क्या है कि अब चैप्टर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कुछ भी नहीं है, मतलब फिनोमेना वही है, फिनोमेना वही है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक बॉल ड्रॉप हो रही है, अब उसी सेम फिनोमेना को मैंने फोर्स के टर्म्स में एक्सप्लेन किया था, उसी फिनोमेना को मैंने एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन किया था। फिनोमेना सेम है, सिमिलर, मतलब फिनोमेना वही है, वही चार्ज है, वही उसका फील्ड है, एवरीथिंग इज सेम। बस अब उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का मेथड चेंज कर रहा हूं मैं, तरीका चेंज कर रहा हूं। तो इस चैप्टर में यूं समझिए, आपके इस चैप्टर में मैं कुछ भी नया पढ़ने वाला नहीं हूं, मतलब फिनोमेना वही है, फिनोमेना कोई नई नहीं है, फिनोमेना वही है, वही चार्ज है, वही फील्ड है। बस अब मैं उसी फिनोमेना को एक नए नजरिए से देखूंगा, एक नए मेथड से उसको एक्सप्लेन करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी मेथड। हाँ या ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सेकंड चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मेथड। पहली बात। अब बच्चों बात ये आ रही है कि साहब जब फोर्स मेथड थी तो हम उसी चीज को फिर एनर्जी मेथड से सॉल्व, मतलब एनर्जी मेथड से क्यों स्टडी कर रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जानना भी चाहिए। तो बच्चों इसका जवाब है, आपने देखा होगा कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, आपने पढ़ा था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो आपने यहां से देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब यह है कि भाई फोर्स मेथड में क्या पैरामीटर्स आएंगे, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑल दीज आर वेक्टर्स। और वेक्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो बीइंग अ टीचर इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मोस्ट ऑफ द नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील नॉट गुड इन वेक्टर्स। ठीक है, कहने का मतलब जहां 2 3 4 वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है तो बच्चा टेंशन में आ जाता है कि यार अब कैसे इनका रिजल्टेंट निकालना है। और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम 3 4 वेक्टर्स के साथ डील करते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है ना। कहने का मतलब वेक्टर्स को जोड़ना, घटाना, उनका मल्टीप्लिकेशन अजीबोगरीब तो होता ही है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। और खासकर जहां पर
ज्यादा वेक्टर्स हों। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों के फोर्स मेथड में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो आपके वेक्टर पैरामीटर होते हैं, और वेक्टर पैरामीटर्स के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है ना। अब बच्चों हम बात चल रही थी ना कि फिर एनर्जी मेथड के टर्म्स में क्यों कर रहे हैं, तो एनर्जी मेथड के टर्म्स में क्यों कर रहे हैं, एनर्जी मेथड में कौन कौन से पैरामीटर आएंगे, जैसे आपका वर्क है, एनर्जी है, ठीक है, डिस्टेंस है, क्लियर। तो ये सारे कैसे टर्म पैरामीटर्स हैं, ये सब स्केलर हैं, ये सब कैसे हैं, स्केलर। और स्केलर के साथ जो कैलकुलेशन है वो मजेदार होती हैं, मतलब हम उनको इजीली ऐड कर सकते हैं, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा मतलब, और सिंपली उनका हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्केलर्स का जो अलजेब्रा है वो सिंपल अलजेब्रा है और हम आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है किसी भी फिनोमेना को एक अल्टरनेटिव मेथड देना, मतलब एनर्जी मेथड के टर्म्स में उसे पढ़ना कि एनर्जी मेथड से वो फिनोमेना इजीली एक्सप्लेन हो जाती है, मींस मैथमेटिकल, अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो वो इजीली एक्सप्लेन हो जाती है, क्लियर। और दूसरा जो रीजन है बच्चों, दूसरा रीजन बड़ा ही खतरनाक है। दूसरा रीजन ये है इसका कि सपोज कीजिए अगर हमारे पास एनर्जी मेथड नहीं होती है, यूं कहिए कि एनर्जी ही नहीं होती, सपोज मतलब हम आज तक नहीं जान रहे होते कि एनर्जी भी कोई चीज है, एनर्जी नाम की भी कोई चीज है, नहीं जानते, तो बहुत फिनोमेना ऐसी हैं बच्चों कि हम उनको फोर्स मेथड से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, मतलब फोर्स मेथड वहां पर साइलेंट हो जाती है बिल्कुल। अगर हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी मेथड है, तब ही हम उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा थंडर स्टॉर्म, जो कहते हैं ना बिजली कड़कती है, तो बिजली जब कड़कती है तो आपने देखा होगा उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, एंड ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। और सपोज करो बच्चों अगर आपसे वहां कोई कहे कि भाई ये एनर्जी कहां से आई, ये एनर्जी कहां से आई, ठीक है, तो अगर हम उस चीज को फोर्स मेथड से एक्सप्लेन करेंगे तो फोर्स मेथड के पास उसका कोई जवाब नहीं है। इन दैट केस आपके पास एक ही चारा है कि आप एनर्जी मेथड अप्लाई करेंगे और आप कहेंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं है, ये जो क्लाउड थे इन पर चार्ज था और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी वहां पर, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लाइट, साउंड, हीट एनर्जी में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एनर्जी मेथड है तो हमने उस फिनोमेना को चुटकी में एक्सप्लेन कर दिया, और फोर्स मेथड से आप ट्राई करना, फोर्स मेथड से आपको उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्लियर। तो देयर आर टू रीजंस कि एनर्जी मेथड हम क्यों पढ़ते हैं। एनर्जी मेथड एक तो कैलकुलेशन को सिंपल कर देती है, और दूसरा कई फिनोमेना ऐसी हैं जहां फोर्स मेथड साइलेंट हो जाती है और उसका केवल और केवल एक्सप्लेनेशन एनर्जी मेथड से ही हो सकता है, क्लियर है बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये समझिए कि ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये पूरा का पूरा इस मेथड के इर्द गिर्द घूमेगा कि एनर्जी मेथड मींस, अब जब एनर्जी मेथड की बात आ ही गई है तो अब यहां पर फोर्स मेथड का कोई मतलब नहीं है। अब हमें किस पर फोकस करना है, एनर्जी मेथड पर। तो बच्चों एनर्जी मेथड में आपके जो मेन पैरामीटर्स हैं, एनर्जी मेथड में जो आपके मेन दो पैरामीटर्स हैं, वो एक तो है आपका वर्क, ठीक है, और दूसरा है बच्चों आपका एनर्जी, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपके एनर्जी मेथड में, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों वर्क एंड एनर्जी, दीज आर टू मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन एनर्जी कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आज आपको वर्क के बारे में भी कुछ यूनिक बताने वाला हूं, ठीक है, तो वो वक्त आ गया है अब। तो बच्चों मैं अब आपको वर्क और एनर्जी के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों वर्क के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस मेथड में। तो वर्क का हमको एकदम नीट एंड क्लीन मीनिंग पता होना चाहिए और हमको समझ होनी चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज वर्क इन फिजिक्स। तो बच्चों मोस्ट ऑफ दी पीपल जब वर्क की बात आती है तो बीइंग ए टीचर, जैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेज लेता हूँ, साल दर साल बच्चे बदलते हैं, साल दर साल मैं ये एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो मैं बच्चों से जैसे पूछता हूँ कि भाई वर्क क्या है बताइए आप, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा है तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों आपने अगर इस तरह से वर्क को समझ रखा है तो इट मींस आप वर्क नहीं जानते हैं कि वर्क क्या है, बल्कि आप ये जानते हैं कि वर्क नाम की कोई चीज है और उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एफ एस कॉस थीटा। पॉइंट की बात है। मींस अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये चीज क्या है, तो क्या है, जैसे सपोज एक और एग्जांपल, जैसे मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, तो मोस्ट ऑफ दी पीपल का जवाब होता है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बोले यार ये तो आपने ये बता दिया कि मोमेंटम नाम की कोई चीज है और उसको हम कैसे मेजर करेंगे कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। तो बोले कि वो क्या है, नोबडी नो, है ना, यही तो जवाब मिलता है कि अरे मोमेंटम तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही है, और क्या होता है मोमेंटम। तो ठीक वैसे ही ये वर्क में अप्लाई हो जाएगा चीज कि भाई वर्क क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उनका प्रोडक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि फिजिक्स में ये वर्क है क्या चीज। क्योंकि बच्चों अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फिजिक्स में वर्क ये चीज होती है, तो यकीन मानना आज के बाद आपको फिजिक्स में वर्क और एनर्जी की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप सीख जाएंगे कि मुझे कब वर्क और एनर्जी की कॉन्सेप्ट लगानी है और कैसे लगानी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां तो मैं वर्क की कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, कि यहां मैं एनर्जी की कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं समझ रहा हूं कि आप थोड़ा उत्साहित हो रहे हैं कि अरे जल्दी बताओ सर जल्दी बताओ, तो बस मैं बता ही रहा हूं। तो वर्क को समझने के लिए बच्चों मैं आपको एक डेली लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आप बिल्कुल विजुलाइज कर पाएंगे वर्क को कि वर्क ये चीज होती है फिजिक्स में। बच्चों एक बिजनेस होता है, 2 नंबर का बिजनेस होता है वो, और उसको हम बोलते हैं हवाला बिजनेस। क्या बोलते हैं उसे हम, हवाला बिजनेस, हवाला 2 नंबर का बिजनेस है बच्चों ये प्योर, ठीक है ना। तो हवाला जो बिजनेस है उसमें क्या होता है कि 2 बिजनेसमैन हैं सपोज, तो एक बिजनेसमैन एक दूसरे बिजनेसमैन के पास जाता है प्रोडक्ट खरीदने उसका, है ना। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा कोई सपोज कपड़े का शोरूम का मालिक है सपोज, है ना, और एक कंपनी वाला है कोई। तो उसमें क्या है कि जो शोरूम वाला है वो कपड़ा खरीदने गया, तो मान लो उसने 5-6 करोड़ का सामान खरीदा। अब 5-6 करोड़ के सामान या 10 करोड़ का सामान खरीदा, तो 10 करोड़ के सामान में क्या है कि उसने 2-3 करोड़ तो बिल बनवाया, 2-3 करोड़ का बिल बनवाया या 4 करोड़ का बिल बनवाया, और वो जो बिल बना है वो पैसा 1 नंबर का हो गया, मतलब वो गवर्नमेंट की नजर में है, और जो बेच रहा है उसको भी टैक्स देना है उस पर, और जो खरीद रहा है उसे भी टैक्स देना है उस पर।
अब बच्चों माल खरीदा है उसने 10 करोड़ का, तो 4 करोड़ ही शो हुए हैं एक नंबर में। तो अब जो 6 करोड़ का माल है वो चोरी छुपे जाता है, ठीक है, टैक्स से बचने के लिए। अब वहां से वो माल भेज दिया गया और जिसने खरीदा था उसके यहां पहुंच गया। अब वो पैसा जो है, पैसा जो 6 करोड़ ट्रांसफर होना है, तो बच्चों ये जो बिजनेस है ना, इसमें हवाला एजेंट बोला जाता है। एक मतलब एक पर्सन है वो, और उस पर्सन का काम है कि वो इधर से पैसा लेगा, एक पार्टी से पैसा लेगा और दूसरी पार्टी को उसको पहुंचाना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। वो होता है हवाला एजेंट, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे हवाला एजेंट का काम क्या है। हवाला एजेंट का काम है कि दो बिजनेसमैन जिनके बीच 2 नंबर का काम हुआ, लेन देन हुआ, तो वो एक बिजनेसमैन से पैसा लेगा और दूसरे बिजनेसमैन को उस पैसे को देकर आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये समझिए कि फिजिक्स में जो वर्क है ना, फिजिक्स में जो वर्क है वो एक तरह से आपका हवाला एजेंट है। क्या है वो? हवाला एजेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स का हवाला एजेंट है कौन? वर्क। कैसे? तो मैं इसको अगर डिफाइन करूं वर्क को, तो बच्चों वर्क को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि वर्क इज दी वर्क इज एन इंटरमीडिएट, वर्क इज एन इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन टू बॉडीज। वर्क इज एन इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन टू बॉडीज which transfer energy from one object to another, or converts one form of energy into another। क्लियर बच्चों? तो वर्क क्या है? वर्क इज एन इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन टू बॉडीज विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो बच्चों वर्क क्या है? वर्क इज एन इंटरमीडिएट एजेंट। वर्क इज एन इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन टू बॉडीज। किसके बीच? बिटवीन टू बॉडीज विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और वन बॉडी टू अनदर और कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो बच्चों एक्चुअली वर्क क्या है, वर्क का फिजिक्स में काम क्या है, मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि दो बॉडी हैं और दो बॉडीज के बीच अगर वर्क हो रहा है ना, तो वर्क क्या करता है कि एक बॉडी से एनर्जी लेता है और दूसरी को दे देता है, ठीक है। अब कहते ना फील नहीं हो रहा सर, हमें तो फिजिक्स को फील करना है ना, तो फिजिक्स को फील करवाते हैं आपको। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ का, कि जैसे सपोज कीजिए साइकिल है और साइकिल पर आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, और सपोज करो आप साइकिल को पुश मतलब धक्का दे रहे हो। तो आप साइकिल को धक्का देते आ रहे हो, साइकिल को धक्का देते आ रहे हो, साइकिल को धक्का देते जा रहे हो, तो क्या होगा? आपका दोस्त साइकिल पर बैठा हुआ था, इनिशियली वो रेस्ट में था, साइकिल और आपका दोस्त रेस्ट में था, और जैसे ही आपने उसे धक्का देना स्टार्ट किया तो उसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। समझ रहे हैं भाई? मोशन में आ गई साइकिल, मोशन और साइकिल और आपका दोस्त मोशन में आ गया, मींस उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आप उसको धक्का देते आ रहे हैं, धक्का देते आ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है ना। अब बच्चों थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आप थका हुआ महसूस करते हैं।
आप जब थका हुआ महसूस करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई रुक जा, आप थोड़ा, मैं थक गया हूं, थोड़ा आराम करने दे। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक बॉडी थे हम आप, और एक बॉडी साइकिल और आपका दोस्त, वो एक बॉडी हो गई। और आप धक्का दे रहे थे, धक्का मतलब बोले तो फोर्स, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी साइकिल और आपका दोस्त क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था। इट मींस क्या हुआ वहां पर, वर्क हुआ, ठीक है। क्या हुआ वहां पर, वर्क हुआ। और उस वर्क ने, दो बॉडी हैं, ये दो बॉडी हैं, और बीच में क्या हो रहा है, उनके वर्क हो रहा है। उस वर्क ने आपसे एनर्जी खींच कर और किसको दे दी, साइकिल को और आपके दोस्त को दे दी। तो आपसे क्योंकि एनर्जी उसने खींची है तो आपकी एनर्जी कम हो गई, इसलिए आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपसे एनर्जी खींच के साइकिल और आपके दोस्त को दी है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा कि जहां दो ऑब्जेक्ट के बीच वर्क डन है ना, इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होंगी, दो बॉडी होंगी, और वर्क उनके बीच इंटरमीडिएट एजेंट है, और उसका काम है एक बॉडी से एनर्जी लेना और दूसरी को देना। क्लियर। तो आपसे एनर्जी ली और साइकिल को और आपके दोस्त को दी। उसके बाद बच्चों इसमें आ रहा है कि एक और काम है वर्क का, कि कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। बच्चों जहां जहां आपको ये चीज दिखाई दे कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो समझ जाना डेफिनेटली उस प्रोसेस में वर्क डन हो रहा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि जैसे फैन होता है, फैन, तो हम फैन को कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने स्विच ऑन किया, फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, और फैन क्या करता है, फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचते ही रोटेट करने लगता है। वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, बोले तो मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने दी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मिली कौन सी एनर्जी, मैकेनिक, सॉरी, दी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मिली कौन सी, मैकेनिकल। नहीं, कहने का मतलब हमने फॉर्म तो दी थी एक, और मिली कौन सी, दूसरी फॉर्म। तो वहां पर एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट हो गई है, तो डेफिनेटली वहां पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो वहां वर्क हो रहा है, वहां वर्क हो रहा है। तो ऐसी अगर कहीं पर आपको प्रोसेस दिख रही है फिजिक्स में कि एनर्जी की एक फॉर्म थी और वो कन्वर्ट होके दूसरी में कन्वर्ट होके बदल के मतलब बदल गई, तो समझ जाइए कि उस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा। तो बच्चों यहां से एक चीज तो समझ में आई मेरे को कि वर्क और एनर्जी बोथ आर इंटीमेटली रिलेटेड, बोथ आर इंटीमेटली रिलेटेड। तो मैं बच्चों कह सकता हूं कि अगर किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है, अगर किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है तो डेफिनेटली उस बॉडी की एनर्जी में चेंज होगा। तो चेंज इन एनर्जी, एंड वाइस वर्सा, अगर किसी बॉडी की एनर्जी में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उस पर वर्क डन हुआ होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? अगर किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी में चेंज होगा, और अगर कहीं किसी बॉडी की एनर्जी में चेंज हुआ है तो डेफिनेटली उस पर क्या हुआ होगा, वर्क हुआ होगा। अगर आप ये फ्रेज अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो बच्चों वर्क और एनर्जी की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में फिजिक्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। समझ रहे हैं क्या? अब देखो इसको समझो, एक बॉडी सपोज करो बच्चों अर्थ पर पड़ी है, अर्थ के सरफेस पर पड़ी हुई है, और वो अचानक से थोड़ी देर पीछे हम मान लीजिए उसको देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम उसको देख रहे हैं, तो क्या होता है कि वो हमको एच हाइट पर मिलती है। तो जेन्युइन सी बात है, हमारे मन में आएगा कि यार ये ऊपर किसने रख दी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नीचे से ऊपर अपने आप तो नहीं जा सकती, है ना। और अर्थ पर जब थी वो तो उसकी एनर्जी 0 थी, और जब हम उसको एच हाइट पर रख देंगे तो उसकी एनर्जी mgh हो जाएगी। तो एनर्जी में चेंज हुआ, 0 से mgh हो गई, तो डेफिनेटली उस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा।
समझ रहे हैं आप? तो ये जो बात है आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि वर्क हो रहा है तो एनर्जी में चेंज होगा, एंड वाइस वर्सा, एनर्जी में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वर्क होगा। समझ लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आपका 80% हो गया। समझ लीजिए पूरा चैप्टर इस बात के ऊपर है। ये वर्क हुआ है तो एनर्जी में चेंज होगा, चेंज वर्क एनर्जी में चेंज हुआ है तो डेफिनेटली वर्क हुआ होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको वर्क और एनर्जी का जो रिलेशन है वो क्लियर हो गया होगा, और वर्क क्या है, वर्क का फिजिक्स में क्या काम है ना भाई? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। वर्क मतलब काम ही होता है, काम का काम क्या है फिजिक्स में, वो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क ये काम करता है फिजिक्स में। कहीं भी हो वर्क, वर्क ये काम कर रहा होगा, या तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा, या फिर एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ये थोड़ा 11th का भी पार्ट है, मतलब 11th का ही रिवाइज हो रहा है एक तरह से। तो आपने 11th में पढ़ा होगा ये सब, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ वर्क बच्चों, इसमें दो केस होते हैं। इफ इफ force is constant, if force is constant, और बच्चों सेकंड पार्ट, सेकंड है आपका इफ फोर्स इज वेरिएबल। तो दो सिचुएशन है वर्क डन के लिए, हो सकता है फोर्स कांस्टेंट हो और हो सकता है फोर्स आपका वेरिएबल हो। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि फोर्स आपका वेक्टर है, और कोई भी वेक्टर एक ही केस में कांस्टेंट हो सकता है कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अगर फोर्स इस तरह का फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहा है तो समझिए कि वो कांस्टेंट फोर्स है, और अगर बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स है तो उसके लिए वर्क डन होता है सिंपल W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द, आप जानते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। अब साहब दूसरा केस है कि आपका फोर्स वेरिएबल हो। फोर्स वेरिएबल का मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है, या हो सकता है दोनों चेंज हो रहे हो। तो अगर ये तीन में से कोई भी सिचुएशन है तो वो फोर्स वेरिएबल है, और उस केस में वर्क डन होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस और एस आई टू एस एफ। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला। और दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेशन इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा है भाई। अगर आप 12th में भी पढ़ रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, और 12th में भी जाके एंड में ही आता है इंटीग्रेशन। तो इत्तेफाक से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए कि इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है फिजिक्स में आपके लेवल पर 11th और 12th में ज्यादा अप्लाई होता है बजाय एफ एस कॉस थीटा के। तो जहां कहीं भी आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको एक छोटी सी ट्रिक दिए देता हूं कि फोर्स वेरिएबल के इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन, if force depends on position, then force is variable, then force is variable। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल हैं, जैसे पोजीशन पर अगर कोई फोर्स डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल है। जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है आपका F इक्वल टू के एक्स, तो इसमें x पोजीशन है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, तो आर इसमें पोजीशन डिस्टेंस। ठीक है, ये भी वेरिएबल है। और बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, तो इसमें भी डिस्टेंस आ रही है। तो अगर किसी फॉर्मूले में अगर फोर्स के किसी फॉर्मूले में डिस्टेंस x y z या r
आ रहे हैं तो समझ जाइए वो फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, तो वर्क को कैसे कैलकुलेट करना है ये आपके समझ में आ गया होगा, और कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मैं आपको जो भी कुछ समझा रहा हूं वो एज इट एज पूरा चैप्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, यूं समझिए कि अगर आज के ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में सेट हो गए तो यूं समझना कि ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली एज इट एज अप्लाई होंगे, और कॉन्सेप्ट ऐसे चुटकियों में मतलब होती चली जाएंगी और आप कहेंगे कि मजा आ गया, कि इतना इजी चैप्टर है, कह नहीं सकते। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब एनर्जी की तरफ। तो बच्चों टाइप्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो मेनली फिजिक्स में जो एनर्जी है वो दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो अपने साक्षात दर्शन देती है, मतलब आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, जैसे फैन घूम रहा है साहब तो आप कहेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही क्या है, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मीन्स कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी कहीं भी अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो फैन घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, कार चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है, प्लेन चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, विंड चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है, पानी फ्लो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये एक वो एनर्जी है जो अपने साक्षात दर्शन देती है कि हाँ मैं हूं। लेकिन बच्चों ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है ये आपने कभी महसूस किया हो, ये वो एनर्जी है कि ये हिडन एनर्जी होती है। कहने का मतलब जैसे कभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं या आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अचानक से अब ये आ जाता है ना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो फॉर ए मोमेंट मैं फील करता हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, मैं स्टूडेंट था, तो मुझे ये एनर्जी बड़ा परेशान करती थी। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि यार इसे कैसे, क्योंकि भाई इसका तो सीधा सा है कि वो दिख रही है कि मोशन में है बॉडी, हाँ तो सही बात है भाई काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन ये जो एनर्जी होती है ये दिखती नहीं है, ये हिडन होती है। तो अचानक से जब वो कह देता है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो फॉर ए मोमेंट मन में आता है कि इसे कैसे पता चल गया यार कि इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है। समझ रहे हैं? तो मैंने आपको बोला था बच्चों कि आज का लेक्चर बड़ा ही मजेदार होने वाला है, और अगर आप इसे पूरा देखते रहेंगे ना तो मजेदार ही रहेगा, और लास्ट जब होगा तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई आज कुछ मिला है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, ये कब होगी, कैसे होगी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यार इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने 11th में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ा होगा। तो कोई सैटेलाइट है और वो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने उसकी टोटल एनर्जी निकाली थी। तो सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब मोशन में है, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन वो कहता है कि भाई इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो मैं सोचता था कि यार इसको कैसे पता चल गया कि इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। चलो वो मोशन में है वो तो दिख रहा है कि हाँ मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में से कैसे पता चल गया कि वो है। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों इस एनर्जी का कैसे आइडिया होता है कि भाई ये एनर्जी है या नहीं, तो आज उसकी मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट कि कैसे पता चलता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं। तो बच्चों हमने 11th क्लास में टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े थे बच्चों, अगर आपको याद हो टाइप्स ऑफ फोर्स, तो दो तरह के फोर्स होते हैं, जितने भी फोर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि एक तो फोर्स होते हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है, और बच्चों एक होते हैं आपके नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब बच्चों ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसको ब्रीफ में समझा देता हूं कि सपोज कीजिए कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है, सपोज कीजिए एक बॉडी यहां ए से चली है ना, और ए से चली 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 और वो वापस ए पर ही आ गई इस रास्ते से चलते हुए, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड राउंड द ट्रिप मोशन।
आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से 11th में, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ही है ये, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको हम बोलते हैं राउंड द ट्रिप मोशन। और सपोज करो ये बॉडी है कोई, इसका मास m है और इस पर वो कोई फोर्स लगा हुआ है। मन में सोच लीजिए कोई भी फोर्स, ये फोर्स आपका ग्रेविटेशन हो सकता है, ये फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, मतलब कोई भी फोर्स है। ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये वो फोर्स है। तो ये फोर्स लगा हुआ है, बॉडी ऐसे चली, इस फोर्स के अंडर में मोशन कर रही है और ये बॉडी इस तरह से चलती गई और वापस वहीं आ गई जहां से वो चली थी। तो राउंड द ट्रिप मोशन में अगर किसी फोर्स का नेट वर्क डन अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है कि बॉडी पर एक फोर्स लगा हुआ था और वो बॉडी एक पॉइंट से चली और घूमकर वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई जहां से वो चली थी। और उस फोर्स का जब हमने टोटल वर्क निकाला तो वो टोटल वर्क 0 आया। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो फोर्स जो बॉडी पर लगा हुआ है, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब बच्चों कहते ना क्रॉस क्वेश्चंस हमें जरूर लगानी चाहिए। हमें कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसकी बात को सुनो, फिर उस पर एनालिसिस करो और एनालिसिस करने के बाद अपने क्वेश्चंस क्रिएट करो। क्योंकि ऐसा माना जाता है, आरपी फिनमैन, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा उनका नाम, वो ये कहते थे ग्रेटेस्ट इन द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट। अगर आपने एस सी वर्मा साहब की बुक पढ़ी होगी तो उस बुक के पहले ही पेज पर जहां स्टार्टिंग की है ना एस सी वर्मा सर ने, उसी पेज पर मेंशन किया है उनको, द ग्रेट फिजिसिस्ट डॉक्टर आरपी फिनमैन सेज दैट। तो ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर ऑफ टीचर्स। फिजिक्स के फिजिसिस्ट थे और ही वाज नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट और मोर देन अ साइंटिस्ट, he was an extraordinary teacher of teachers। तो आरपी फिनमैन साहब कहते थे, रिचर्ड फिनमैन, के आंसर देना आसान है लेकिन क्वेश्चंस क्रिएट करना बड़ा टफ काम होता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे, सबसे जब आप कोई रिसर्च करते हैं, आप कोई किसी चीज के बारे में डीपली सोचते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ही तो क्रिएट करते हैं कि यार ये चीज ऐसे है तो फिर ये ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, तभी तो आप किसी चीज पर रिसर्च करोगे। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस जरूर क्रिएट किया करो। जब तक क्वेश्चन दिमाग में नहीं होगा कोई फायदा नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। तो अब एक बच्चा था मेरे से बोला कि सर एक बात बताइए कि इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स ही क्यों बोल रहे हैं, कोई तो लॉजिक होगा। हाँ बात तो सही है, लॉजिक तो है, लॉजिक तो है कि इसको हम कंजर्वेटिव क्यों बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं सर? कि बेटा इसको हम कंजर्वेटिव इसलिए बोल रहे हैं कि ये बॉडी थी, इस बॉडी पर फोर्स लगा हुआ था और उस फोर्स का जो वर्क डन है वो 0 आया है, मतलब उस बॉडी पर कोई वर्क नहीं हुआ है। और बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पर वर्क 0 है, अगर ये वर्क 0 है तो इधर से आप देखोगे तो चेंज इन एनर्जी क्या है उसका 0। अरे यही तो बताया था, एनर्जी में चेंज कब होगा, जब बॉडी पर वर्क डन हो रहा होगा, हाँ या ना। अगर किसी बॉडी पर वर्क डन ही नहीं हुआ है तो मीन्स उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। इट मीन्स वो बॉडी ए पर जितनी एनर्जी लेके चली थी ए से, वापस आने पर उसमें उतनी ही एनर्जी है, ना उसकी एनर्जी कम हुई है ना उसकी एनर्जी ज्यादा हुई है। तो मीन्स ये ऐसा फोर्स है, अगर कोई बॉडी ऐसे फोर्स के अंडर में मोशन कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। दैट्स व्हाई दीज फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो मैं समझता हूं बच्चों कि ये कंजर्वेटिव फोर्स आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
अब साहब, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमें 11th का रिवाइज करा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, मैं आपको 11th का ही रिवाइज करा रहा हूँ, और 11th का वही रिवाइज करा रहा हूँ जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में फ्रीक्वेंटली यूज होगा। मींस अगर आपके 11th के ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। पढ़ लिया ठीक है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लीन है, एकदम मजे हुए हैं, तो समझ जाना कि ये चैप्टर आपको कंसेप्चुअली कंसेप्चुअली ऐसा हो जाएगा कि आप इस चैप्टर को कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो ये था कंजर्वेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कंजर्वेटिव वगैरह ये क्यों बता रहे हैं, मेरा कोई ना कोई तो पर्पज है बच्चों, मैं तभी समझा रहा हूं इन्हें। तो इससे पहले कि मैं इसको आगे बात करूंगा, पहले मैं नॉन कंजर्वेटिव को क्लियर कर देता हूं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब अगर कोई पार्टिकल ए से चला और वो इस तरह से घूम फिर कर आपका वहीं आ गया ए पर, और ये कोई फोर्स है एफ जो बॉडी पर लगा हुआ था पार्टिकल पर, और इसका जो नेट वर्क डन है वो जीरो नहीं आता। मतलब डब्ल्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ वर्क आता है निकल के, कुछ ना कुछ वर्क आता है। तो वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, तो इसका मतलब एनर्जी में चेंज हुआ होगा। क्योंकि वर्क हुआ है तो एनर्जी में चेंज हुआ होगा। और अगर एनर्जी में चेंज हुआ है बच्चों, तो एनर्जी में चेंज हुआ है मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं है। एनर्जी कंजर्व नहीं है मतलब ऐसा फोर्स जो एनर्जी को कंजर्व नहीं रख पाता, उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये दुनिया भर की रामायण हमको क्यों सुना रहे हैं। तो बच्चों मैं एमलेसली नहीं चल रहा हूं, मेरा कुछ ना कुछ एम जरूर है ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को बताने का। तो अब सुनिए मैं क्यों बता रहा हूं। बच्चों फिजिक्स में जब भी हमें कोई न्यू काइंड ऑफ फोर्स मिलता है, अब जैसे अभी जब हम 12th में आए, जैसे हम 11th में थे तो वहां हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, तो वो हमारे लिए एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स था। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, और भी फोर्स पढ़े। तो जब हमें स्प्रिंग फोर्स मिला था तो हमने वहां पर ये चेक किया था कि ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। सिमिलरली जब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिला तो हमने वहां पर ये चेक किया था कि ये जो फोर्स है ये हमारा कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, है ना। ठीक वैसे ही आप, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं ना, पूरी फिजिक्स को लेके बता रहा हूं, जो भी चीज बता रहा हूं, कि जब भी आपको कोई न्यू काइंड ऑफ फोर्स मिले ना, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि उस फोर्स की नेचर क्या है। मींस वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे अभी हमें इलेक्ट्रिक फोर्स मिला साहब, नया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों मैं चुटकी में आपको ये बताने वाला हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की नेचर पता करने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, और मैं ये इसकी नेचर पता क्यों करना चाहता हूं मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक सपोज यूनिफॉर्म, और ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये यहां ए पर रखा हुआ था और ये ए से यहां बी पर गया, ठीक है, ए से बी पर गया और फिर बी से सी पर गया और सी से फिर डी पर गया और डी से वापस ए पर आ गया सा। तो आप समझ रहे होंगे राउंड द ट्रिप मोशन हो गई भाई। जो पार्टिकल है वो ए से चला था और घूम फिरकर ए पर ही आ गया। तो ए से चला बी पर, बी से चला सी पर, सी से चला डी पर, डी से चला वापस ए पर, ठीक है बच्चों। अब ये चार्ज पार्टिकल है सपोज प्लस क्यू, और वो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू किसके अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर फोर्स लगेगा ये F इक्वल टू क्यू ई इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सपोज ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो L है और बी टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो B है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया साहब, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, मतलब ए टू बी, ठीक है। तो यहां पर एंगल हो गया आपका थीटा, हो गया आपका 0। तो डब्ल्यू ए बी मतलब ए से बी तक जाने में कितना वर्क होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना है बच्चों, क्यू ई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है आपका एल,
और बच्चों थीटा हो गया आपका 0, तो cos 0, तो बच्चों वर्क डन आ गया आपका प्लस QEL। ठीक है। अब साहब पार्टिकल गया B2C, तो ऐसे B2C, अच्छा फोर्स तो ऑलवेज इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर, तो ये फोर्स हो गया ऐसे QE। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है आपका अपवर्ड, तो दोनों में एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0, तो WBC हो जाएगा आपका 0। ठीक है साहब। अब साहब पार्टिकल जा रहा है C से D, पार्टिकल जा रहा है आपका C से D, तो ये हो गया आपका पार्टिकल, फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगेगा, तो फोर्स हो गया आपका ये, और डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों C to D ये, तो दोनों में एंगल हो गया 180, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका WCD इक्वल टू QEL एंड cos 180 की वैल्यू -1, तो WCD हो जाएगा बच्चों -QEL। ठीक है। अब था बच्चों पार्टिकल आ रहा है D2A। ठीक है। D2A फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE। क्लियर। तो फोर्स लग रहा है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंगल हो गया ये आपका 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो WD हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो बच्चों बात ये आई कि हमने जो है ये पार्टिकल का पाथ था ABCDA, और हमने इस पार्टिकल पर फोर्स लगा हुआ था QE, और उस पार्टिकल पर हमने उस फोर्स ने टोटल कितना वर्क किया हमें ये निकालना था। तो टोटल वर्क के लिए क्या करूंगा मैं कि टोटल वर्क के लिए जो मैंने ये इंडिविजुअल वर्क निकाले हैं WAB, WBC, WCD, WDA, इन सबको ऐड कर दूंगा, तो ये प्लस QEL और ये माइनस QL, ये दोनों जीरो हैं ही, तो ये प्लस ये माइनस, तो नेट वर्क डन आपका कैसा आ जाएगा बच्चों 0। तो एज पर कॉन्सेप्ट ऐसा फोर्स जिसका नेट वर्क डन राउंड द ट्रिप मोशन में 0 आता है, वो फोर्स बच्चों कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बात क्लियर हो गई। अब जो बात आती है बच्चों वो ये आती है कि सर ये सब रामायण हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब पढ़ा है कि ये कंजर्वेटिव है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, आखिर मसला क्या है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं एमलेसली कोई काम नहीं कर रहा, मेरा एम है कुछ ना कुछ आपको समझाने का। मैं आपको वो चीज नहीं पढ़ा रहा कि वो चीज जो मैं कह रहा हूं कि बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आए और डिफाइन कर दिया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, अरे वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। एक लेक्चर मेरा इस चीज के लिए डिवोटेड है, ये पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। वो चीज आपको अगर क्लियर हो गई तो आपको इंटरेस्ट आएगा फिर पढ़ने में, क्योंकि आपको पता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बस वो चीज क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब बच्चों बात आती है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये मैंने क्यों पता किया। अब चलो बात ये आती है कि मेरे को पता चल गया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एक बच्चा बोला अब सर, अब हमें अगर ये पता चल गया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, देन व्हाट हैपन अहेड, आगे क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें, अब क्या इससे फायदा क्या हुआ ये पता करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसका, है ना। क्योंकि बच्चे ये जो मैं एनर्जी कह रहा था ना, मैं कह रहा था ना कि मेरा हर चीज को जब बताऊंगा तो एमलेसली नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई मेरा पर्पज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई यार इन्होंने तो गजब का लिंक बना डाला, है ना। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था कि ये पोटेंशियल एनर्जी बड़ी अजीब एनर्जी है, इसको ये हिडन एनर्जी है, और इसकी पता लगाना बड़ा क्रिएटिविटी का काम होता है कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी भी बॉडी में होगी। तो बच्चों वो जो है वो क्या चीज है, अब मैं वो बताने वाला हूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड
only for potential energy is defined only for conservative फोर्सेज। इतना समझ लीजिए कि ये जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये केवल और केवल कौन से फोर्स के लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है बच्चों। बोले साहब क्या मतलब ये है, साफ मतलब है कि हमको ये पता है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है। जैसे है ना भाई, मेरे को पता चल गया कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं समझता हूँ बच्चों ये आपने कर लिया होगा, तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। तो मेरे को जैसे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, और जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है बच्चों, है ना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जहां जहां आपकी मुलाकात किसी कंजर्वेटिव फोर्स से होगी, हर उस कंजर्वेटिव फोर्स से एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। जैसे मैंने, आपको याद होगा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था बच्चों 11th में, आपको याद है अच्छी तरह से। और आपको यह भी याद होगा कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी थी। क्लियर? वो आपने सुना है ना, जैसे एक गाना है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया तेरे साथ रहेगा, है ना। वो गाना है कि ऐसे है वो गाना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। तो ये कह लो कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये कह रही है ग्रेविटेशन फोर्स से कि तू जहां जहां रहेगा ना वहां मैं रहूंगी, वहां मैं रहूंगी। तो बच्चों क्या मतलब निकला? जैसे स्प्रिंग फोर्स मैं कह रहा हूं कि स्प्रिंग फोर्स आपका क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चों आपने पढ़ा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक वैसे ही बच्चों अभी मैंने कंक्लूजन निकाला कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चों अब आपने गैस कर लिया होगा कि मैं क्या पढ़ने वाला हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कहां से आ गई ये कॉन्सेप्ट, क्यों आ गई। तो अब समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट हर एक कंजर्वेटिव फोर्स से जुड़ी होती है। वो उसके साथ साये की तरह, उसके शैडो की तरह उसके साथ चलती है, उसका पीछा नहीं छोड़ती है। दैट्स वाई। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने वो इतनी रामायण आपको क्यों समझाई है, क्या कंजर्वेटिव क्या नॉन कंजर्वेटिव। तो अब समझ में आ गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं। तो अभी जो मैं अभी एक एग्जांपल की बात कर रहा था आपसे कि प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व कर रहा है मतलब मोशन में है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी तो पहचान ली कि भाई उसमें काइनेटिक एनर्जी है मोशन की वजह से, लेकिन वो कहता है कि इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसे कैसे पता चल गया कि इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? तो उसे ऐसे पता चला कि वो जानता है कि वो सैटेलाइट प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में मोशन कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो डेफिनेटली उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको वो बोलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बच्चों? तो मैं समझता हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन होगी, कहां डिफाइन होगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं हम कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, WET बोलते हैं इसे शॉर्ट में, WET, ठीक है।
तो WT कहती थी कि अगर किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है ना, मैंने यो सब लोग ये WT लिखी हुई है बच्चों। 11th की फिजिक्स बड़े कमाल की होती है बच्चों, है ना। तो ये WT लिखी हुई है कि अगर किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है तो उसकी एनर्जी में चेंज होगा। तो WT वहां क्या थी कि अगर किसी बॉडी पर नेट वर्क हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, और जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। एक तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। दूसरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI इज इक्वल टू माइनस ऑफ WC, वेयर WC क्या है बच्चों, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, WC फॉर कंजर्वेटिव, तो द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है बच्चों किसके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों। अब साहब ये हो गई साहब आपकी बात, ये बहुत यूज होगा इसमें साहब, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में ये रिलेशन ये सब यूज होने हैं बच्चों। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जो सबसे पहली कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्यों पढ़ेंगे ये आपकी समझ में बात आ गई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और हर कंजर्वेटिव फोर्स से एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर का मोटिव कोई डेरिवेशन या कुछ नहीं था, इस लेक्चर का पर्पस था मेरा कि आपको ये समझाना कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, ये सब सारी बातें थी। तो मैं जस्ट आपको वही उस पर्पज पर ही एंड करूंगा इस चैप्टर का। तो बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट। तो वहां पढ़ेंगे हम कि बच्चों आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो जिस चार्ज की हम स्टडी करते हैं, कौन से चार्ज की स्टडी करते हैं हम, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस चार्ज को बच्चों हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो बच्चों ये है मेरा सोर्स चार्ज जिसका फील्ड होगा, मतलब जिसकी मुझे स्टडी करनी है। और बच्चों एक दूसरा चार्ज होता था जिसको हम बोलते थे टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज हो गया। अब जो कहते हैं ना मैथमेटिक्स बोलता है, तो मैथमेटिक्स बोल रहा है कि इन दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है Q नॉट और उनके बीच की डिस्टेंस है R, तो इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, हम इसको ड्राइव करेंगे बकायदा। तो जब वो निकल के आएगी तो वो निकल के आएगी 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R। अब बच्चों ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इसमें Q भी आ रहा है और Q नॉट भी आ रहा है ना। आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकाला था, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो फॉर्मूला आया था E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। तो कहने का मतलब E इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। इसमें Q नॉट नहीं आता, इसमें केवल वो चार्ज आता है जिस चार्ज की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सोर्स चार्ज। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में सोर्स चार्ज भी आ रहा है और टेस्ट चार्ज भी आ रहा है। कहने का मतलब यहां जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो प्योरली हमें सोर्स चार्ज के बारे में नहीं मिलेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज के अमाउंट पर भी डिपेंड करती है। जबकि हमें बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी, हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हैं जो केवल सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करती हो। जो किस पर डिपेंड करती हो बच्चों, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती हो। तो बच्चों अब एक चीज सोचिए कि ऐसा क्या किया जाए इस फॉर्मूले में, जिससे Q नॉट गायब हो जाए। तो सिंपल सी कैलकुलेशन मेरे मन में आ रही है कि मैं Q नॉट से अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है आपका आ गया V इज इक्वल टू U
अपॉन क्यू नॉट। आप देख रहे हैं, मतलब यू को अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो क्यू से क्यू गायब हो जाएगा और v इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर आ जाएगा बच्चों। ये जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी बच्चों आगे चल के, ये जो क्वांटिटी मिलेगी इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। और हमें ऐसी क्वांटिटीज चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज हमें डिफाइन करनी है जो केवल और केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती हो, क्योंकि वो पूरी तरह से हमें सोर्स चार्ज के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगी, उसमें टेस्ट चार्ज का कोई लेना देना नहीं होगा। दैट्स वाई हमारे पास एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पूरी तरह से सोर्स चार्ज के बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी। और हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो केवल और केवल हमें सोर्स चार्ज के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे, और वो काम कर रही थी ये क्वांटिटी U अपॉन क्यू नॉट, जिसको नाम दिया गया बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं समझता हूं बच्चों कि आपको ये पता चल गया होगा कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों डिफाइन की गई थी। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप मेरे आज के इस लेक्चर से सेटिस्फाई रहे होंगे और आपको आनंद आया होगा और आपको भरपूर नॉलेज मिली होगी इस लेक्चर में। और बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर से ये सारी बेसिक जो मुझे क्लियर करना था वो क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। और जो आज का लेक्चर पढ़ा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर को अच्छे तरह से एनालाइज कर लेना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में ये आज का लेक्चर ही पूरा पिलर का काम करेगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल्स, इन सब के लिए हम डेरिवेशंस करेंगे और इन कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर का मैं समझता हूं कि मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पज जो था वो पूरा हुआ और आपको आनंद आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।